अचानक दिल्ली से पटना आना, कोई विशेष काम चाहे कुछ? मुझे पता चला कि बिहार सरकार जो है वो ट्रांसजेंडरों को पुलिस में रिजर्वेशन दी है। तो उसके बाद मैं आई, गुरु रहमान है, उनके यहाँ मैं क्लासेस करना स्टार्ट की। बहुत दिन में क्लासेस भी की। और जब आप कॉलेज और बाहर सोसाइटी में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? मेरे गांव जाने पे भी रोक लगा होता कि नहीं, तुम गांव में नहीं आओगे, तुम्हारे आने से लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी ट्रांजेक्शन नहीं कर रही थी, M to F कन्वर्ट हो रही थी मैं। एक मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड पीरियड भी था, काफ़ी। अगर वो थोड़ा सा पीरियड आप डिस्कस कर पाएं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं जिनको हेल्प भी मिल सके इस चीज़ के लिए, तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए काफ़ी अच्छा। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पैदा एक मेल बॉडी में हुई थी। मेरा जो बॉडी था, शरीर था, वो एक मेल बॉडी था, बट जो मेरी सोल थी, मेरी आत्मा थी, वो एक महिला की थी। आप कह सकते हैं कि एक महिला की आत्मा जो है पुरुष शरीर में कैद थी, और मुझे उससे कैद से रिहा करना था अपने आप को। 2021 के बाद M to F की जर्नी के बाद क्या क्या चेंजेस आए? 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? देखिए, जनरली क्या था कि जब मैं M to F में कन्वर्ट हुई तो मेरे साथ बहुत सारी चैलेंजेस थी। अभी हम बात करते हैं रूम की। दिक्कतें हैं, अगर मैं कहीं रूम ढूंढ रही हूँ तो लोग कहेंगे नहीं, हम आपको रूम नहीं देंगे। फ़ोन पे बात कर लिए, ठीक है, इतना रेंट है, ये सब चीज़ क्लियर है। और जब उन्होंने ये मुझे साड़ी पहने देखा तो कहते हैं अच्छा आप किन्नर हैं, नहीं हम आपको रूम नहीं देंगे। तो ऐसे समाज में सवाल नहीं किया कि आखिर क्यों? हाँ, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। आज भी हमारे समाज में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतनी है। आप यहाँ ट्रांसजेंडर हैं, उसके बाद भी आपने प्यार किया और आपने शादी की, और आज आप वेल सेटल्ड है। आपके जो पति हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, ही इज़ हैप्पी। ठीक, तो मतलब थोड़ा बहुत पार्ट में वो आपसे चाहूँगी कि आप बताएं कि लोगों को, जैसे लोग कहते हैं कि वो लोग शादी नहीं कर सकते, वो लोग कभी माँ नहीं बन सकती, उन लोगों को अच्छी पति, बच्चे का, परिवार का जो सुख होता है वो नहीं मिल सकता। मुझे लगता है आपको देख के मैं चाहती हूँ कि लोग भी ये जानें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अंजलि जी, अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर समुदाय की, तो पहले हम क्या हैं, उससे पहले हम इंसान हैं। पॉलिटिक्स में अभी आपकी एंट्री हो चुकी है और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आगे कुछ करने का इरादा है? देखिए, अगर आपने पॉलिटिक्स की बात की है तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स के लायक हूँ, बट अगर मौका दिया जाता है तो ज़रूर चाहूँगी कुछ बेहतर करूँ, समाज की भलाई के लिए करूँ। मैं औरों की तरह ना कुछ करके कुछ समाज के लिए भला करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। आज हम ऐसे समाज के तबके के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी दुनिया जो है वो बेरंग है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो रंग घोलने का काम करते हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, कुछ लोग उन्हें किन्नर कहते हैं तो कोई उन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं, और कई नाम हैं जो उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। आखिर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कई कहानियां हमारे बीच लोग लेकर आए हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो उनसे छूट भी गई होंगी। मैं चाहूँगी, आज हमारे साथ अद्विका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगी आज, और क्या है इनकी कहानी बचपन से लेकर मृत्यु तक की। मैं जानना चाहूँगी कि आखिर क्या कुछ कहानी होती है इन लोगों की। तो अद्विका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्श न्यूज़ में। नमस्कार अंजलि जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अद्विका है और मैं किन्नर समाज से हूँ, और मैं फ़िलहाल पटना में एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ सबरंग रिश्ता के नाम से, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काम करती है। मेरा एक ही उद्देश्य है, अपने समाज को सशक्त बनाना। बिल्कुल, देखिए मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को भी, मतलब बहुत सारी कहानियाँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जानने को मिलती होंगी आप लोगों के बारे में, और हम लोगों को भी, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। तो मैं आज बचपन से लेकर और मृत्यु तक की कहानी की जानना चाहूँगी कि आखिर कैसे, क्या क्या प्रक्रिया होती है जब बचपन में, जैसे मैं आपकी अब बात करूँ तो जब बचपन में जब आपको पता चला कि ऐसा आप ट्रांसजेंडर हैं, तो मतलब किस एज में पहले तो आपको पता चला? जनरली मुझे जब मैं 9th-10th कर रही थी उस टाइम मुझे पता चला कि मैं थोड़ी सी, पता क्या चला, फेमिनाइन थी मैं जी। लेकिन समाज की नज़र में मैं एक अपने घर में बेटा पैदा हुई थी जी। मैं समाज की नज़र में, परिवार की नज़र में एक बेटा थी, बट मैं अपनी रूह, मैं अपनी आत्मा की तौर पे मैं एक महिला थी।
लेकिन अपने समाज में है कि अगर कोई एक लड़का पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो अपने परिवार को बोले कि मैं एक औरत हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल हमारी सोसाइटी के लिए नहीं बिल्कुल है। नहीं होता है। तो ऐसे ही दिक्कतें थी। मुझे याद है कि मैं बिहार के दरभंगा जिले की एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ, और उस टाइम मुझे वहाँ पे बहुत सारे तनावों का सामना करना पड़ता था। मैं बहुत सारी चीज़ें परिवार को बताती भी थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताती थी। तो ऐसे बहुत सारे हरासमेंट, बहुत सारी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में भी होती थी। उसके बाद मैं 10th करने के बाद 2016 में मैं अपने दरभंगा से मैं मूव कर गई दिल्ली। उस टाइम मेरी एडमिशन हुई STMT इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। मैं वहाँ से अपनी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रही थी, मैं उस टाइम मैकेनिकल से। देखिए, मतलब मैं जानना चाहूँगी कि जब शुरुआत में आपको 9th क्लास में पता चला, तो मतलब ऐसी क्या आपको अंदर से ऐसा क्या फील हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मतलब मैं अलग हूँ? मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ मैं अलग हूँ, हाँ, लेकिन जो मेरी फैमिलिटी थी, फैमिलिटी पे लोग उंगली उठाते थे कि तुम अलग हो। Okay. मैं अलग थी नहीं, बट मुझे यही सोसाइटी बार बार रियलाइज करवाती थी कि तुम अलग हो। सोसाइटी आपको ये चीज़... जी। ना मुझे पहले रियलाइज हुआ कि मैं आप सबसे अलग हूँ, और ना मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि मैं आप सबसे अलग हूँ, बट आपने हर मोड़ पे हमें जरूर बताया है कि नहीं, तुम अलग हो। जी। तो ऐसे ही कॉलेज, हमारे स्कूल में बच्चे हमें चिढ़ाते थे, बहुत सारी जैसे कि नामों से बुलाते थे। मुझे बुरा लगता था, मैं कई बार स्कूल जाती थी, कई बार नहीं भी जा पाती थी। लेकिन उस टाइम बच्चे थे तो बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन एक टाइम था जब मैं दरभंगा से मूव करके मेट्रो सिटीज़ में पहुँची। मुझे याद है कि मैं 2017 में डिप्लोमा में एडमिशन ली थी फरीदाबाद में। जब मैं वहाँ पढ़ रही थी तो मैं पढ़ने की उम्मीद से गई थी, और मैं सेकंड सेमेस्टर तक पढ़ी। 3rd सेमेस्टर में कुछ नए बच्चे आए, उन्होंने मुझे पुल करना स्टार्ट किया। वो एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम था। कैसे पुल करते थे, मतलब आपको? मुझे बोलते थे तुम ये हो, तुम वो हो। मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली नर्वस होती थी कि लोग मुझे क्यों ऐसा, वो लोग मुझे देखते थे कि कब वो मतलब उधर से आ रही है, कब जा रही है, कैसे चल रही है। आपकी एक्टिविटीज पे हमेशा नजर होती थी, और मुझे पता था कि वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उतनी और नर्वस होती थी। तो ऐसे बहुत टाइम चला। एक टाइम आया जब मैं बहुत परेशान हो गई, जब मैं 4th सेमेस्टर का एग्जाम देके हॉस्टल से मैं अपने घर गई। जी। गुड़गांव में मैं रहती थी उस टाइम, मैं वापस गुड़गांव गई। फैमिली वालों से उस टाइम पे कनेक्शन था? जी बिल्कुल कनेक्शन था। और मैं उस टाइम गुड़गांव गई, तो मेरा फिर जो टाइम था कॉलेज जाने का, वो ख़त्म होने के बाद मुझे कॉलेज जाना था, वापस हॉस्टल जाना था। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी, बट हिम्मत नहीं थी कि मैं जाऊं, या घर वालों को मैं क्या बोलूं। क्या मेरे घर वाले मुझे समझेंगे? मैंने मम्मी को बताई, मम्मी बोली कोई नहीं, अभी बच्चा वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाओ कॉलेज। बट मेरी में हिम्मत नहीं थी, मुझे पता था कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या होता है। मैं बहुत परेशान थी, बट मैंने भी ठान ली कि नहीं, भले मैं नहीं पढ़ूंगी बट मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं जाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूंगी या मेरे साथ कुछ बुरा होगा। मैंने नहीं जाने की ठानी, लेकिन पापा ने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना। जो भी पढ़ाई करना है मुझे घर से करना है, बट कॉलेज नहीं जाना है। और बात करें तो रैगिंग्स को लेके, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे यहाँ चीज़ों का गठन हुआ, काम कर रहे हैं। क्या स्कूल में जब इस तरीके का देखिए कोई बर्ताव कर रहा है, तो क्या इस चीज़ को लेकर कोई होता नहीं है क्या कि मतलब बताए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है किसी के साथ? अगर हम जनरली बात करें, अभी की मैं बात करूँ, उस टाइम की बात नहीं, मैं अभी की बात करूँ। अगर कोई फेमिनाइन चाइल्ड कॉलेज में, स्कूल में है, तो अगर उसको बच्चे ऐसे छेड़छाड़ करते हैं, अगर वो कंप्लेंट भी करते हैं, तो उनके फैमिली वाले भी और कॉलेज वाले भी कहेंगे तो तुम ऐसे क्यों करती, तुम तो एक लड़का हो, तुम तो एक लड़की हो, ऐसे मर्दानगी चाल में क्यों चलती हो। ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। ऐसे टर्म्स इनफैक्ट कॉलेजेस जो के लोग होते हैं वो भी करते हैं। तो फिर हम उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। Exactly. और उस टाइम मैं दिल्ली में नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होने लगा था, तो इस कारण मुझे स्विच करना पड़ा था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने लगी। उसके दरमियान ग्रेजुएशन करते करते फिर मैं उस टाइम पटना आई थी। पटना आई तो फिर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल। अचानक दिल्ली से पटना आना, कोई विशेष काम चाहे कुछ? जी, उस टाइम मुझे पता चला कि बिहार सरकार जो है वो ट्रांसजेंडरों को पुलिस में रिजर्वेशन दी है। जी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आस जगी कि पुलिस में रिजर्वेशन दिया तो मेरा भी हो सकता है, और हो सकता है तो मुझे बिहार जाना चाहिए। जी। तो मैं इधर बिहार में बात की, एक दो संस्थाएं दिल्ली की, तो उन्होंने मेरी कांटेक्ट करवाई। फिर मैं बिहार आई। बिहार में कुछ दिन मैं कुछ जगहों पे रही, शेल्टर होम्स में, नाम नहीं लूँगी मैं किन्हीं की।
वहाँ बहुत सारी चीज़ अच्छी भी हुई, बहुत सारी चीज़ बुरी भी हुई, बट एक टाइम आया जब मुझे वहाँ से भी निकलना था। शायद समय को लगा कि कुछ इसके हाथ से होना है, एक होनी था जो मेरे हाथ से होना था। या मैं काफ़ी उस टाइम भी बहुत परेशान थी कि मुझे पुलिस में जाना है। तो उसके बाद मैं आई, रहमान गुरु रहमान है, उनके यहाँ मैं क्लासेस करना स्टार्ट की। बहुत दिन में क्लासेस भी की, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लाती थी, पढ़ती थी अच्छे से। लेकिन उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि शायद नहीं, एक मैं पुलिस में जाऊँ या 4 पुलिस में जाए, या मेरी बॉडी की क्षमता पुलिस में जाने लायक नहीं है। मैं जाने लायक तो हूँ, मेरा माइंड प्रिपेयर्ड है, मैं जाऊंगी, बट मेरा बॉडी जो है फिजिकली उतना मैं फिजिकली इतनी वो नहीं हूँ कि मैं जा पाऊंगी। मेरी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं कि मैं पुलिस में जा पाऊंगी। एक बहुत सख्त ड्यूटी होती है। तो मैं बोली नहीं, मेरे से नहीं होगा। देन उसके बाद मैं सोची कि आगे कुछ करती हूँ, अदर जगह अप्लाई करती हूँ। तो ना तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की कॉलम थी, ना ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ थी। मतलब बिहार पुलिस को छोड़ के बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे किसी भी परीक्षा हो, उस चीज़ में आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जी, अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में सिर्फ हमारे बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में इसमें सीट हमारे लिए रिजर्व है, लेकिन अदर जगह कोई सीट रिजर्व नहीं है। रिजर्व तो छोड़िए, अभी बीपीएससी को लेके बहुत सारा हंगामाएं चल रही हैं, बहुत सारे पेपर्स लीक हो रही हैं, बहुत कुछ हुआ। हमारे कुछ बच्चे ट्रांस पर्सन जो हैं वो एग्जाम में बैठे भी हैं इस बार। लेकिन हमें शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि बिहार सरकार ने अभी तक ट्रांसजेंडर कॉलम नहीं दिया है। रिजर्वेशन की मैं बात नहीं कर रही, मैं ट्रांसजेंडर कॉलम की बात करती हूँ। अभी बिहार एसएससी की बात कर ले, जो सचिवालय आ रहे हैं एग्जाम्स हैं, उसमें बात कर लें, बिहार बीपीएससी में कर ले, या केंद्रीय सेंट्रल रेलवे की बात कर लें। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारे लिए कॉलम नहीं दिया गया। रिजर्वेशन बहुत दूर की बात है, कॉलम्स नहीं दी गई हैं। तो फॉर्म्स भरने में बहुत लोगों को अभी भी दिक्कतें होती हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही सब जगह कॉलम्स आ जाएंगी। तो ऐसे मैं इस टाइम नहीं कर पाई, बट मुझे मेरी कई फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला कि नहीं, तुम बेहतर कर सकती हो, और मुझे लगता है कि तुम हम सब की नेतृत्व करो, तुम सबके नेतृत्व करो तो शायद बेहतर हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सब ने मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, कुछ लोग पुलिस बनेंगे, कुछ लोग दरोगा बनेंगे, कुछ लोग जज बनेंगे, कोई कम्युनिटी को नेतृत्व करने वाला भी होना चाहिए। बिहार बहुत बड़ी है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो होना चाहिए। तो वहीं से मैंने शुरुआत की। अगर मैं आपकी पूछूं, मम्मी पापा और भाई बहन, उन लोगों का स्टार्टिंग से कितना सपोर्ट मिला होगा? क्योंकि देखिए, परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, और जब आप कॉलेज और बाहर सोसाइटी में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? मैं फैमिली को लेके बात करूं, एक टाइम थी जब मेरी फैमिली ने सबने ऑब्जेक्शन किया, और साथ ही मेरे गांव जाने पे भी रोक लगा हुआ था कि नहीं, तुम गांव में नहीं आओगे, तुम्हारे आने से लोग क्या कहेंगे। और उस टाइम मैं अपनी ट्रांजेक्शन नहीं कर रही थी, M to F कन्वर्ट हो रही थी मैं। एक मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड पीरियड भी था, काफ़ी डिफिकल्टी। अगर वो थोड़ा सा पीरियड आप डिस्कस कर पाएँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, जिनको हेल्प भी मिल सके इस चीज़ के लिए, तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए काफ़ी अच्छा। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पैदा एक मेल बॉडी में हुई थी। मेरा जो बॉडी था, शरीर था, वो एक मेल बॉडी था, बट जो मेरी सोल थी, मेरी आत्मा थी, वो एक महिला की थी। आप कह सकते हैं कि एक महिला की आत्मा जो है पुरुष शरीर में कैद थी, और मुझे उससे कैद से रिहा करना था अपने आप को। ये समाज के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी चैलेंजेस थी। बट मैं अपनी माँ बाप, भाई बहन, सबके सपोर्ट से मैं उस बैरियर को तोड़ के मैं बाहर निकली। जब मैं बाहर निकली, उसका टाइम 2021 था, 18 अप्रैल 2021। उस दिन मैंने समाज के उस बैरियर को तोड़ के मैं बाहर आई कि नहीं, जो मेरी पहचान है मैं उसको स्थापित करूंगी, और इसमें सबसे बड़ी अहम योगदान मेरे माँ की रही। माँ का रहा, मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज मैं जहाँ भी हूँ, माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, कई जगह हमने जितना सुना है, लोग कहते हैं कि हमारे घर वालों ने हमें छोड़ दिया, और उसके बाद हम लोग चैरिटी के पास रहे, और जो हमारे समुदाय हैं जहाँ पर वो लोग एक जगह रहते वहाँ रहे। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा ने इतना आपको सपोर्ट किया, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अभी जैसे आपने बोला कि लोग
इधर उधर रहते हैं, या बहुत सारे लोग परिवार भगा देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो मांगने पे मजबूर होते हैं। जहाँ तक आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, ऐसे तमाम जगह पे हमारी समुदाय की जो इमेज बनी है सिर्फ मांगने वाली बनी है। मैंने बोला कि जब मैं अपने आप को स्टैंड की, इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा और मेरी परिवार का। तो मुझे लगता है कि जैसे आज कभी मैं बेगिंग नहीं की, ना मैंने कहीं नाच गान किया, ना मैं कभी ऐसा कुछ की हूँ, तो मैं अपने आप को स्टेबल कर सकती हूँ, तो वो लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बट जनरली हमने अपनी कम्युनिटी में देखा है कि जब उनके परिवार को ये पता चलता है कि वो किन्नर समुदाय से है, मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है, तो उसको उस टाइम सपोर्ट करने की बजाय हम उनको भगा देते हैं, छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, या तो इतना टॉर्चर करते कि वो भाग जाते हैं, या तो खुद उनको भगा दिया जाता है। तो एक बहुत वो चैलेंजिंग टाइम होता है, और उसी में जनरली लोग गलत राहों पे चले जाते हैं। तो परिवार को समझना पड़ेगा, बच्चा मेल है, बच्चा फीमेल है, बच्चा ट्रांसजेंडर है, पहले वो बच्चा, और बच्चा आपका है, बच्चा आपका है, बच्चा मेरा है। मैं नहीं समझूंगी, कौन समझेगा? तो पहले हमें अपने बच्चों को समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। कानून बनी, बहुत सारी लॉज बनी, सारी कानून तब तक धरी रह जाएंगी जब तक हम उसको एक्सेप्टेंस की नज़र से नहीं देखेंगे। कानून वाले आपके घर घर जाके कानून नहीं समझाएंगे। मैं इंसानियत पे आऊँ, मेरा बच्चा है, वो जो है मेरा है। मैंने माँ को भी देखा है छोड़ते हुए अपने बच्चों को। हाँ बिल्कुल। इसी समाज जब मैं अपने परिवार में रह रही थी, मुझे याद है कि मेरी कजन्स, चाचा, ताऊ, आसपास के, अरे ऐसा है, ऐसा है, सारे इसका बाल बड़े हैं, इसके ये हो गए, इसको ये करो, इसको वो करो, बहुत सारी तानें मुझे सुननी पड़ी। बुरा लगता था? हाँ, बुरा लगता था कि शायद मैं इंसान नहीं हूँ। तो एक टाइम था, मैं काफ़ी नर्वस भी थी, बहुत परेशान थी, लेकिन हर जगह मेरी माँ थी। मेरे भाई का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। कह सकते हैं कि मेरे भाई, मेरी कज़न, जो मेरे अपने चाचा के बच्चे थे, वो एक यूथ थे, और उनके जो माइंडसेट था, उनका माइंडसेट यही था कि चाहे जो भी हो, इंसान है, और सबसे बड़ी बात भारत के नागरिक है, और भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, और मैं तो कहती हूँ कि मेरे भाई से ज़्यादा, मेरी माँ से ज़्यादा मेरे भाइयों का अहम योगदान रहा मुझे एक्सेप्टेंस करवाने में, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि ये भारत के नागरिक हैं, इनको भी कानूनी अधिकार है, इस परिवार की हिस्सा है, इनको हम हटा नहीं सकते हैं, ये इनका मूल अधिकार है। तो ऐसे जो हमारी यूथ हैं, आजकल हमने यूथ को भी देखा है कि अगर एक बच्चा, उसका भाई, उसकी बहन ट्रांस पर्सन निकल जाती हैं, चाहे वो ट्रांस मेन साथी हो या ट्रांस वुमेन साथी हो, तो उसको भाई, सब लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, वो भी एक इज्जत की ज़िंदगी जिए, तो आपको आगे उनको गले से लगाना होगा, उन्हें परिवार में इज्जत के साथ रखना होगा। एक टाइम था, मैं माफी चाहूंगी, मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरी होती है। अंजलि जी, मैं बताती हूँ, एक टाइम था, हमारे दिव्यांग साथी बहुत इधर उधर भिक्षावृत्ति करते थे। गवर्नमेंट ने उन्हें रिजर्व किया, रिजर्वेशन दी गवर्नमेंट ने, परिवार ने एक्सेप्ट किया। आज उनकी स्थिति आप देख सकते हैं, वो हर जगह जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हर जगह वो सेटल्ड है। तो हमें अगर समाज को बदलना है, और आपको लगता है कि आप हमें छोड़ के समाज की नहीं परिकल्पना कर सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। समाज का परिकल्पना, आप अच्छे समाज की परिकल्पना तभी कर सकते हैं जब आपकी समाज की हर एक व्यक्ति डेवलप्ड हो। आप हमें छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप ही की हूँ, और आपको मुझे साथ लेके चलना होगा। 2021 के बाद, M2F की जर्नी के बाद क्या क्या चेंजेस आए? 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? देखिए, जनरली क्या था कि जब मैं M2F में कन्वर्ट हुई, तो मेरे साथ बहुत सारी चैलेंजेस थी। अभी हम बात करते हैं रूम की, दिक्कतें हैं। अगर मैं कहीं रूम ढूंढ रही हूँ तो लोग कहेंगे नहीं, हम आपको रूम नहीं देंगे। फ़ोन पे बात कर लिए, ठीक है, इतना रेंट है, ये सब चीज़ क्लियर है। और जब उन्होंने ये मुझे साड़ी पहने देखा, तो कहते हैं अच्छा आप किन्नर हैं, नहीं हम आपको रूम नहीं देंगे। तो ऐसे समाज में सवाल नहीं किया कि आखिर क्यों? हाँ, क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। आज भी हमारे समाज में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतनी है।
बहुत ज़्यादा है। और हमें लगता है हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमारे संविधान के 14 नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, काला गोरा या ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कानूनी अपराध है। बट आज भी मेरे साथ वो अपराध होते आ रहे हैं और हम सहते आ रहे हैं। कितनों से लड़े। यहाँ पे ना सरकार कुछ कर सकती है और ना कानून कुछ कर सकता है। हमें आगे आना होगा। हम सामाजिक लोग हैं, हम इंसान हैं, पहले हमें आगे आना होगा। सरकार हर घर घर में नहीं जाकर देखी भाई तुम्हारे यहाँ ट्रांस आए थे रूम लेने। जो एक ट्रांसजेंडर को लेके एक जो मिथ्ये बनी हुई हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं कहती हूँ सारी महिलाएं अच्छी नहीं होती, सारे पुरुष अच्छे नहीं होते, सारे ट्रांसजेंडर भी अच्छे नहीं होते। बिल्कुल सही बात। हर समाज में हर तरीके के लोग हर रहते तरीके हैं। के लोग हैं। तो ऐसे हमें जज नहीं करना चाहिए। और यही सारे इश्यूज आ रहे हैं कि अब साड़ी पहनने के बाद हमने सोचा कि हमें अपनी लैंगिकता मिल गई, हमें अपनी पहचान मिल गई, अब हमें सहूलियत होगी। बट कहाँ, अभी तो और परेशानी बढ़ गई है। और परेशानियां बढ़ अब कह रही हूँ कि अगर मुझे रूम लेना है तो रूम नहीं लोग दे रहे हैं। परेशानी खत्म कहाँ हुई है अभी हमारी। बिल्कुल सही बात है। हम इस समाज में बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करती हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि आए दिन बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग बहुत सारे रोल करते हैं कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ट्रांसजेंडर्स के लिए, आवास की योजना निकली। आज से किसी के लिए कुछ नहीं हुआ। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम करते हैं, तो करते हैं और ग्राउंड पे होना में फ़र्क है। अभी तक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं पूरे बिहार में जिसको सरकार के द्वारा आवास मुहैया करवाया गया हो। जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें पहले घर की आवश्यकता है, आप हमें आवास मुहैया कराएं, उसके बाद हम आगे सब कुछ देखेंगे। और रिजर्वेशन की हम बात करें, अभी बीपीएससी की प्रदर्शन चल रही हैं, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो चाहूँगी कि हमारे बच्चे भी जो आना चाहते हैं एटलीस्ट कुछ सीट रिजर्व किया जाए। बिल्कुल। और देखिए सीट, ताकि उनको भी मौका मिले। बिल्कुल मिले, बिल्कुल तो है ना, तो इनके लिए हमें रिजर्व करना पड़ेगा। जी। और देखिए इससे पहले भी आप सुर्खियों में रही हैं जी, तो मैं थोड़ा बहुत अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो भी पार्ट की, मतलब आप यहाँ ट्रांसजेंडर हैं, उसके बाद भी आपने प्यार किया और आपने शादी की और आज आप वेल सेटल्ड है। आपके जो पति हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, ही इज़ हैप्पी। ठीक, तो मतलब थोड़ा बहुत पार्ट मैं वो आपसे चाहूँगी कि आप बताएं कि लोगों को, जैसे लोग कहते हैं कि वो लोग शादी नहीं कर सकते, वो लोग कभी माँ नहीं बन सकती, उन लोगों को अच्छी पति, बच्चे का, परिवार का जो सुख होता है वो नहीं मिल सकता। मुझे लगता है आपको देख के मैं चाहती हूँ कि लोग भी ये जानें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अंजलि जी, अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर समुदाय की, तो पहले हम क्या हैं, उससे पहले हम इंसान हैं। अगर हम पेट्स पालते हैं तो हमें उससे प्यार हो जाता है। मैं तो इंसान हूँ, इंसान को तो प्यार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक ट्रांस महिला हूँ, तो इसमें दिक्कतें क्या है। और हम बात करें, अभी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात आपने कही कि ट्रांसजेंडर शादी नहीं कर सकते हैं जी। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने शादी का अधिकार हमें दे दिया है। हम जितने भी ट्रांस पर्सन हैं, चाहे ट्रांस मैन साथी हों, ट्रांस वुमेन साथी हों, हम लोगों को शादी का अधिकार मिला है। अब हम अपनी शादी को लीगली कोर्ट से करके और सर्टिफिकेट जनरेट करवा के रख सकते हैं और कोर्ट में रजिस्टर कर सकते हैं शादी की। तो बहुत सारे हमारे समाज में भी मिथ्ये हैं और हम लोगों में भी मिथ्ये है। तो नहीं, अब हम लीगली शादी भी कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैं जी रही हूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लाइफ जीना है तो आपको बस अपने आप पे थोड़ा वो करना होगा। पढ़िए, सशक्त बनिए, शिक्षित बनिए, लोगों के बहकावे मत आइए, भ्रम पैदा मत होने दीजिए। और देखिए, अगर मैं आगे का आपका पूछूं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं ऑलरेडी और बहुत सारे लोगों को, अपनी ही जैसी लोगों को प्रेरणा भी दे रही हैं इस चीज़ के आगे के लिए। मैं आगे जानना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में अभी आपकी एंट्री हो चुकी है और आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे कुछ करने का इरादा है? देखिए, अगर आपने पॉलिटिक्स की बात की है तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स के लायक हूँ यार। मैं इतनी बड़ी हूँ कि लोग मुझे टिकट देंगे या पॉलिटिक्स में आने देंगे, या बहुत बहुत लोग बड़े पड़े हुए हैं। हाँ, बट अगर मौका दिया जाता है तो ज़रूर चाहूँगी कुछ बेहतर करूँ, समाज की भलाई के लिए करूँ। मैं औरों की तरह ना कुछ करके कुछ समाज के लिए भला करूँ, क्योंकि मेरा एम है समाज का भलाई करना। मैं समाज की भलाई ज़रूर करूँगी। और आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो अभी तक हमारे समाज से कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग फेस बिहार से पॉलिटिक्स में नहीं आया। एग्जैक्टली। या किसी पार्टी ने टिकट दिया या किसी ने इलेक्शन लड़ा भी है
तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे देखना होगा, क्या हम ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो साक्षर है? पर अगर हमें समाज की भलाई करनी है, अपनी बातों को सही प्लेटफॉर्म पे रखना है, साक्षर होना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये सारे पॉइंट्स देने हैं। और अगर ऐसे आगे सरकार कोई पार्टीज ध्यान देती हैं, हमें उस लायक समझती हैं, और तो हमें भी खुशी होगी कि हम समाज की सेवा कर पाएंगे। बाकी अभी तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगी या कोई पार्टी मेरे पे ध्यान देगी। नहीं, बिल्कुल देंगी आप। देखिए, अच्छा कर रही हैं, बहुत लोगों के बीच आपका नाम भी बहुत सुना है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी और मैं आपको देखना चाहती हूँ आगे अच्छे मुकाम पे। और कुछ बताना चाहती हैं आप, जो कुछ मुझसे गलती से छूट गया हो, लोग जानना चाहते हो? नहीं, मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं भी आप ही की बहन हूँ, आप ही की बच्चा हूँ, आप ही की समाज की हूँ। हमें बस थोड़ी सी आपकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो आप कर सकते हैं, जो आपके भाई बहन आप सब कर सकते हैं, मैं भी वो कर सकती हूँ। और मैं भी आप ही की जैसी हूँ, इंसान हूँ मैं। दीपिका जी, एकदम आखिरी में मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारी अफवाहें इस बात की कहा जाता है कि मतलब जब ट्रांसजेंडर की मृत्यु होती है तो उन्हें चप्पलों से मार के और उनका दाह संस्कार किया जाता है, साथ ही उनका दाह संस्कार रात में किया जाता है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? जहाँ तक मैं कहूँ तो मैं इसी समाज से हूँ और मैं बहुत करीब से समाज को जानती हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी देखी है। ये सारे मिथ्ये हैं और ये सारी गलत अफवाहें हैं। आपने यूट्यूब्स पे बहुत सारी जगह देखा होगा, अपने अपने लोग व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है। जो जिस धर्म का व्यक्ति होता है उसके धर्म के अकॉर्डिंग उसका संस्कार किया जाता है। भला इसमें चप्पल से मारने की क्या प्रथा हो सकती है? जैसे कहा जाता है कि चप्पल से मार के, और कहा जाता है कि मतलब आप वापस से अगले जन्म में ये ना बन के आए। ऐसी कोई प्रथाएं नहीं है और ये सारे मिथ्ये हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ये सारे मिथ्ये, जो व्यक्ति जिस समाज का होता है, जो उसके परिवार चाहते हैं या उसकी साथीगण चाहते हैं कि उससे उसका आगे का प्रक्रिया की जाए, उससे उनको बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम समाज को, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो उनको इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग उनको दफन किया जाता है। बहुत सारे साथी हिंदू समाज से हैं, तो वो चाहते, उनकी जो है जो हमारा दाह संस्कार प्रक्रिया है उससे उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये सारे मिथ्ये हैं, ऐसा कोई इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं। मतलब कि उनका रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता है, ये सब बात नहीं, ये सब सारी बातें झूठी हैं। जैसे हम सबकी होती हैं वैसे हम सबकी होती हैं। कहते हैं कि चाहे हम जिंदगी भर हम कुछ भी करें, मोक्ष का द्वार हम सबका एक ही है। चाहे वो किसी भी लैंगिकता के साथ पहचान रखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हम सबकी मुक्ति द्वार एक ही है। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अद्विका जी, जिनकी पूरी कहानी जो है वो हमने सुनी, और आप देख सकते हैं काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी बहुत सारी बातें, और बहुत कुछ पता भी होगा। कई सारी चीज़ें जो कि हमें नहीं पता थी, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर।